नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वो मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करके कमाए अच्छी आय। सोयाबीन की फसल में करें समय रहते हानिकारक कीटों की रोकथाम। हाईटेक खेती के अंतर्गत प्रदेश के बहुत से किसान भाई पॉली हाउस में टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, डच रोज, लिलियम, झरबेरा इत्यादि की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसी लाभ को देखते हुए आज हम आपको मिलवा रहे हैं गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के किसान जगदीश प्रसाद यादव से, जो कि पॉली हाउस में सब्जियों की खेती कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को कि ये किसान किस प्रकार से पॉली हाउस में खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। हमारा एरिया डार्क जोन में आता है वाटर लेवल के हिसाब से, तो पानी की कमी को देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि हमें कुछ भविष्य को देखते हुए कुछ करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने चारों तरफ राय मशवरा किया। यहाँ पर लोगों को देखा तो मैंने देखा कि पॉली हाउस एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो मैंने 2016-17 में ये पॉली हाउस लगवा लिया। प्रदेश के किसान भाई परंपरागत खेती से हटकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पॉली हाउस में खेती करना बेहतर समझा और इसके लिए अन्य प्रगतिशील और विशेषज्ञों से जानकारी लेकर ये किसान 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस लगाए। अब आइए जानते हैं कि पॉली हाउस लगाने में खर्चा कितना हुआ, जो कि इस प्रकार से है। इस पॉली हाउस की कुल लागत 33,76,000 रुपये आई है, जिसमें विभागीय अनुदान है 23,63,000 रुपये का, और उसमें 10,12,000 रुपये मेरे लगे हैं, तो उसका मैंने निकाल लिया है। उससे जो रेट इसके पैसे लगे हैं उसमें अंदर छाया की व्यवस्था है और फोगर वगैरह जो नमी को कम ज़्यादा करने का वो सिस्टम होता है इसमें। ऊपर इसके पॉली हाउस के ऊपर जो रोंडो वगैरह लगते हैं, जो बारीक स्प्रिंकलर होते हैं, तो ठंडा करने के लिए इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी लगे हैं। वो सब इसी खर्चे में आ गए। इसके साथ ही मल्चिंग वगैरह दी थी कंपनी ने, तो उससे भी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। इसमें खीरा लिया है मैंने ज़्यादातर, और 4 फसलें, ये चौथी फसल चालू है, 3 फसलें ले चुका हूँ। 3 फसलों में मेरा जो लगा था खर्चा 10,12,000 के करीब, वो मैंने पा लिया है इसमें। और ये चौथी फसल जो है, जो इसका जो भी बेनिफिट आएगा वो मेरे अतिरिक्त में होगा। ये खीरे की फसल अभी ले रहा हूँ मैं, तो इसमें मैं 20-25 ट्रॉली गोबर की खाद डाली है, और उसके बाद में उसको मिला के गर्मियों में गहरी जुताई कर दी थी। इससे निमाटोड वगैरह का कंट्रोल होता है, और इसकी मल्चिंग वगैरह पूरे खेत में शीट बिछा के उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया था, जिससे वो फ्यूमिगेशन हो जाता है, मतलब कीड़े कीटाणु जो भी हैं वो मर जाते हैं। तो मैंने वो करके अभी इसमें गोबर की ट्राली डाल के केचुआ खाद डाला है करीब 10 क्विंटल के लगभग, और उसमें ट्राइकोडर्मा, फिस्लोमाइसिस, सुडोमोनास आदि मिला के जो जैविक कीटनाशक वगैरह हैं उनको मिला के बेड बना दिए हैं। ट्रैक्टर से बेड बनाने के बाद में इसके ऊपर केचुआ खाद और उसमें दवाइयाँ मिला के डाल दिए, उस पर से ये लिटरल बिछा दी है, और मल्चिंग लगा के अब बीज लगाने की तैयारी है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले दिन इसमें पानी चलाते हैं, दूसरे दिन इसमें बीज लगाते हैं, और बीज लगाने के बाद में करीब 15 दिन तक इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अब तक 3 फसलें ली है इसमें, तो इसका औसतन मेरे 7 लाख रुपए प्रति फसल के हिसाब से मेरा इनकम हुआ है। उसमें से करीब आधा खर्चा हो जाता है, उसमें मजदूरी भी है, बाकी खाद बीज दवाइयों का खर्चा भी होता है। करीब 3 फसलों का मेरे 20 लाख रुपए का ये टोटल इनकम हुई है। उसमें से 10 लाख रुपए मेरे करीब बच गए हैं। तो आज तक लगभग बराबर मेरा वो जितना खर्चा लगा था वो करीब बराबर हो गया है।
और उसके बाद में मैंने ये पानी को हार्वेस्ट करने का, जो बरसात का पानी होता है उसको हार्वेस्ट करने के लिए भी ये तकनीक लगाई है। तो इसमें सरकार की तरफ से 75,000 रुपये का वो सब्सिडी होती है, तो वो भी मैंने लगाया। तो इसके ऊपर जो भी बरसात आती है उसका सारा पानी है फार्म पॉन्ड में चला जाता है, तो उसको खेती में काम में लेते हैं। फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि पौधों की रोपाई के बाद पॉली हाउस में उचित वातावरण बनाएं और इसके बाद ड्रिप के माध्यम से सिंचाई और पोषक तत्वों का प्रयोग फर्टिगेशन के रूप में करते हैं। साथ ही पॉली हाउस में उचित तापमान बनाए रखने के लिए फॉगर भी समय समय पर चलाते हैं। ये जो ड्रम आप देख रहे हैं, इन सब में मैं बायो का प्रोडक्ट बनाता हूँ। मैं ज़्यादातर डेवलप करता हूँ बायो का, जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह है, अपने जीवरस है और आदि जैविक पदार्थ इनमें डेवलप करता हूँ और पूरे पॉली हाउस में देता हूँ। तो जैविक से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। मैं करीब 8 महीने से जैविक का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इसका रिपोर्ट मिला है। ये जैसे ही पानी आता है उसमें, तो ये वेंचुरी है, इसको वेंचुरी कहते हैं। तो इसमें खाद वगैरह जो भी हम देना चाहते हैं फसल में, तो इससे सक कर लेता है, खींच लेता है इससे। ये सिस्टम होता है, इसको चालू करके जैसे इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दबाते हैं तो ये दवाई को खींचना चालू कर देता है। इसमें से ड्रम में दवाई घोल के रखते हैं, तो वो पूरे पॉली हाउस में जो भी दवाई देना चाहिए वो पहुंच जाती है। फार्म पॉन्ड का जितना पानी है वो यहाँ पर आके इस टैंक में फिल्टर होके आगे दूसरा एक फिल्टर है, उससे फिल्टर आगे से आगे फिल्टर होके फिर बाद में आगे सप्लाई होती है पूरी पानी की। क्यों हो सकता है उसमें फार्म पॉन्ड में कचरा वगैरह भी आ जाता है, उस हिसाब से ये सारा फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है। और अभी मैं ये खीरे की फसल ले रहा हूँ, इसमें मैं ज़्यादातर 90% तक ऑर्गेनिक ही यूज में लेता हूँ। पेस्टिसाइड हो या खाद वगैरह हो, टोटल ऑर्गेनिक ही काम में ले रहा हूँ। अपने राज्य में सोयाबीन की खेती अभी बढ़वार की अवस्था में है और इस अवस्था पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिनकी पहचान हमारे किसान भाई नहीं कर पाते हैं और जिसके चलते वो समय रहते इन कीटों की रोकथाम के उपायों को नहीं अपनाते हैं। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और आप इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद से। सोयाबीन में लगने वाले हानिकारक कीड़ों और उनसे बचाव के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। सोयाबीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो तिलहन के रूप में भी उपयोग होता है और दलहन के रूप में उपयोग होता है, और इसमें पोषक तत्व तो बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सोयाबीन में कई तरह के हानिकारक कीट लगते हैं, जिसके चलते फसलों का नुकसान होता है और उपज में कमी आती है। वो कीड़े कौन हैं? उन कीड़ों में से जो प्रमुख कीट हैं, बुआई से लेकर के कटाई तक कुछ कीड़े लगते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बुआई के समय से शुरू होता है कीड़ा, दीमक होता है। जब बुआई होता है उस समय, और जो नवजात पौधा होता है उसको दीमक जड़ के समीप जड़ क्षेत्रों को या उसके जड़ का जो भाग है उसको खाता है, तो उससे भी बचाना है। उसके बाद में तना छेदक का भी प्रकोप होता है। पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां में भी कुछ कीड़े लगते हैं, जैसे भुआ पिल्लू उसका प्रमुख कीट है, और अंत फली छेद का प्रकोप होता है। तो ये हुए सोयाबीन में लगने वाले कीड़े मकोड़े और उनका निदान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि दीमक से बचने के लिए बीज का उपचार 5 से 7 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से, और उसमें 100 ml पानी ही मिला देना है। 5-6 ml 7 ml क्लोरोपाइरीफॉस तरल लेते हैं और उसमें 50 या 100 ml पानी मिला लेते हैं, और इस बने हुए घोल से बीज का उपचार करके आधा घंटा छांव में सुखाने के बाद तब इसकी बुआई करते हैं, तो दीमक से कुछ हद तक बचाव हो सकता है। और अगर ज़्यादा दीमक का प्रकोप होता है आपके खेत में, जो कि आप पूर्वानुमान से इतना पुराने अनुभव से जानते हैं, तो उस हालत में आप क्लोरोपाइरीफॉस तरल जो कीटनाशी है उसको 2.5 से 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना लें, और जहाँ जहाँ दीमक का प्रकोप हो वहाँ पानी के झरने से भी जड़ क्षेत्र को पटा करके आप दीमक से निजात पा सकते हैं। तना छेदक से बचने के लिए तना में छेद करने वाले भी कीड़े इसमें लगते हैं, तो उनसे बचने के लिए इंडोक्साकार का आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं, और इस जलीय घोल का छिड़काव 15-20 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता पड़ने पर आप खड़ी फसल पर करके तना छेदक से होने वाले नुकसान को आप रोक सकते हैं। अब आते हैं हम उसके पत्तियां में, जो पत्तियों को खाने वाले कीड़े जो हैं, जिसमें प्रमुख है भुआ पिल्लू, जो रोएदार पिल्लू होता है, जो कि रोएदार पिल्लू है,
और बरसात शुरू होने से लेकर के करीब नवंबर तक इसका प्रकोप पाया जाता है। कि भुआ पिल्लू का जो मादा कीट होता है पत्तियों के निचले सतह पर उसमें अंडा डाल देती हैं और अंडा जब फूटता है तो अंडा से छोटे छोटे रोएदार पिल्लू निकलता है। पत्तियों के निचले सतह पर पिल्लुओं का जमाव बड़ा होता है, जिसके चलते जो उसका भक्षण होता है पत्ती के जो हरा हरा जो टिश्यू है उत्तक है उसमें, तो उजला ऊपर का सतह उजला हो जाता है। तो इस तरह के पत्तियों को अगर हम प्रारंभिक अवस्था में ही चुन लें और चुन करके किसी गड्ढे में दबा दें, नष्ट कर दें, तो इस कीड़ा का फैलाव को हम रोक सकते हैं, जिससे हमारे फसल को बिना कीटनाशी के भी बचाया जा सकता है। और अगर कीड़ा का फैलाव हो चुका है और आप पहले शुरू में ही अगर नियंत्रण नहीं कर पाए हों तो उस परिस्थिति में इंडोक्साकार्ब का या इंडोक्साकार्ब का आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं। अगर और इंडोक्साकार्ब नहीं मिलता है तो किनोल फास का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उस जलीय घोल में कपड़ा धोने वाला साबुन का कुछ मात्रा मिला दें, या बाज़ार में भी मिलता है वेटिंग एजेंट, उसका आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल लें और तब उस कीटनाशी वाले के जलीय घोल का छिड़काव करें। तो ऐसा करके भी आप भुआ पिल्लू से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और नुकसान नहीं होगा और भरपूर उपज ले सकेंगे और इससे भरपूर उपज आप कमा सकेंगे। धान की फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए शुरुआत से ही फसल का सही प्रबंधन करना पड़ता है। अभी धान की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कुछ खास प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, नहीं तो खेत में खरपतवारों की अधिकता और कीट रोगों के कारण फसल की बढ़वार बाधित होने लगती है। तो धान की फसल में इस समय कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाना चाहिए, चलिए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर भारद्वाज से। अभी जो वर्तमान समय में जो परिस्थिति है वह यह है कि किसान भाई धान की खेती कर लिए हैं और धान में जो मुख्यतः अभी जो करना है जो काम किसानों को वह है कि यदि धान की रोपनी 25-30 दिन हो चुकी है उसमें यूरिया का 1 किलोग्राम प्रति इकट्ठा के दर से मतलब 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपरिवेशन करना है। तो पुनः 1 महीना के बाद में दोबारा एक बार और रिपीटेशन करना है खरपतवार प्रबंधन का, वीड मैनेजमेंट का। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो खेत में जो खरपतवार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो वीड्स यदि अगर आ गए हैं तो उसमें किसान भाई 2,4-D जो वीडीसाइड्स हैं इसका उपयोग करके अपने जो खरपतवार का जो नियंत्रण है वो कर सकते हैं। और जो किसान भाई धान की रोपनी सीरी विधि से किए हैं वह कोनो वीडर अपनाकर आप वीड मैनेजमेंट करेंगे तो कोनो वीडर अपनाने से यह होगा कि जो खरपतवार है वह उसमें कट के गल के और मिट्टी में मिल जाएगा और वह एरेशन पैदा करता है। टिलर है जो धान का जो टिलर है वह अधिक से अधिक निकलता है, ऑर्गेनिक मैटर भी बन जाता है। पानी का जो मात्रा है जो खेत में कम से कम 5 सेंटीमीटर पानी जमा हुआ होना चाहिए और यदि पानी की बहुत ही स्कार्सिटी है तो नमी योग्य पानी हर समय खेतों में नमी रखना चाहिए। किसान भाइयों, खैरा रोग से बचाव हेतु 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 8 किलोग्राम यूरिया 2.5 किलोग्राम चूने के साथ मिलाकर 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से पहला छिड़काव 10 दिन बाद करें तथा दूसरा छिड़काव 20 दिन बाद करना चाहिए तथा सफेद रोग से बचाव हेतु 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 8 किलोग्राम यूरिया में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। धान के में कीट एवं रोग का भी प्रकोप दिखाई देता है। तो धान में जो प्रमुख जो रोग है जो ब्लास्ट डिजीज है उसका जो उसमें नाव के आकार का छोटा छोटा भूरा रंग का स्पॉट बनता है। जो दवा का जो हम प्रयोग करेंगे वह कार्बेंडाजिम जो फंगीसाइड है इसका 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर
हम छिड़काव करेंगे तो ये दोनों रोग से मुक्ति हम पा सकते हैं। दूसरा एक मेजर इंसेक्ट्स है, वह है स्टेम बोरर। स्टेम बोरर जो तना छेदक के नाम से जाना जाता है, तो स्टेम बोरर जो होता है इसका जो ये पूरा स्टेम में रहता है और ये जो धान का जो गाभा होता है उसके अंदर में छुपा हुआ रहता है और ये पूरा पौधा को सड़ा देता है, पूरा पौधा को सड़ा देता है जब इसका हाईली इन्फेक्शन होता है तो। और स्टेम बोरर का जो ट्रीटमेंट है, इसका जो हम उपचार करते हैं, तो इसके लिए फोरेट एक दवा आता है 10G, इसका 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करके हम उस इंसेक्ट्स को पर नियंत्रण पा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बालापुरा जिला कोटा की पखेरू लाल ने। आपने भेड़ की दुम्बा नस्ल के पालन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आपको आज नए भेड़ की जानकारी देने जा रहा हूँ। जिस भेड़ का नाम जो हमारे राजस्थान में बोला जाता है उसको दुम्बा कहते हैं। इस भेड़ का नाम है फैट टेल शीप, जो जिसकी पूंछ के अंदर एक मद होता है, उस मद वाले पूंछ भेड़ को कहते हैं फैट टेल शीप। ये भेड़ कम से कम 120 केजी की होती है और इसका बॉडी वेट कंपैरेटिवली जिसका खाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और ये भेड़ का वेट जैसे 3 महीने का बच्चा रहेगा तो वो 25 केजी तक जाता है और 6 महीने का करीबन 40 से 50 केजी तक जाता है। ये जो दुम्बा नस्ल की ब्रीड है ये किसान के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है और इसकी डिमांड लोगों में ज़्यादा ही है। तो आपको हम अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से या हमारे भेड़ फार्म की तरफ से इस भेड़ को पालने के लिए सजेस्ट करते हैं। आपको 10 भेड़ के लिए एक नर की आवश्यकता होती है और आप ये नर करीबन 1.5 लाख तक भी जा सकता है। इसकी रेट मार्केट में करीबन 80,000 से 1,20,000 तक जा सकती है। दुम्बे में पूंछ नहीं होती है, सींग नहीं होती है और उसके बदन पर हाथ फेरने से चिकनाहट लग जाती है और खुशबू आती है। बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही देश के अलग अलग शहरों में बकरों की बिक्री के लिए बाजार सज जाते हैं। बकरा मंडी में बड़ी संख्या में बकरों के खरीदार पहुंच जाते हैं। उनको दुम्बा नस्ल खूब पसंद आ रही है। बकरीद का त्योहार इस्लाम धर्म में अपने आप में बेहद खास होता है। इस मौके पर होने वाली कुर्बानी को लेकर पूरी दुनिया में खासा उत्साह होता है। कुर्बानी के जानवरों की जगह जगह मंडी लगती है। बकरा मंडी में मौजूद दुम्बा हर किसी के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मौसम के अनुसार इनका प्रजनन किया जाना चाहिए। भेड़ के प्रजनन के लिए 12 से 18 महीनों की आयु उचित माना गया है। भेड़ आमतौर पर 9 महीने की आयु में पूर्ण वयस्क हो जाती है, किंतु स्वस्थ मेमने लेने के लिए ये आवश्यक है कि उसे 1 वर्ष का होने के पश्चात ही गर्भ धारण कराया जाए। भेड़ों में प्रजनन 8 वर्ष तक होता है। गर्भावस्था औसतन 147 दिन की होती है। भेड़ की दो तरह की मैनेजमेंट होती है। एक तो पूरा उसको खिलाना है जो उसको कहते हैं इंटेंसिव फीडिंग, और दूसरा होता है उनको बाहर ग्रेजिंग के लिए भेजना, उसको कहते हैं सेमी इंटेंसिव फीडिंग। तो ये भेड़ जो हम यहाँ पे दुम्बा को रख रहे हैं ये कम्प्लीटली इंटेंसिव मीन्स इसको इन भेड़ को हम सेक्टर के बाहर या उनको शेड के बाहर नहीं भेजते। यहाँ पे उनको जैसे उनको ड्राई रफेजेस दिया जाता है जिसमें भूसा होता है और हरा चारा दिया जाता है जिसमें लूसन बरसीन होता है, और कॉन्सेंट्रेट में क्या होता है दाना किस चीज़ का होता है, जैसे सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट का केक हो गया और तिल का केक हो गया। एक केक देके उनको कॉन्सेंट्रेट जिसमें से फैट की डिमांड की कमी की जा सकती है। इस भेड़ की एक और खासियत है, इस भेड़ को जो पूंछ है इस पूंछ के अंदर करीबन 20% उसका बॉडी के फैट होता है, और ये फैट खाने में काम में लेते थे या घर के अंदर जो दिया जलाते थे वो दिया जलाने के लिए काम में लेते थे।
हम फार्मर या किसान भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि ये ब्रीड वैसे देखा जाए कि मटन पर्पज के लिए ये बहुत अच्छी ब्रीड है। आप इसको कुर्बानी की तरह या मटन प्रोडक्शन के लिए या मींस मांस उत्पादन के लिए बहुत अच्छी तरह से ले सकते हो और इस भेड़ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ही मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 10041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।